हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 65 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज। आज हमारा लेक्चर 2 रहने वाला है। ऑलरेडी जो हमने लेक्चर 1 डिस्कस किया था, लेक्चर 1 में क्या क्या डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग में दिया गया है। फिर हमने शेड्यूल्स लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेगा। फिर एक्सटेंशंस ऑफ जो लैंग्वेज लिस्ट थे उस पर डिस्कस किया था। रीजनल लैंग्वेज क्या था उसके बारे में डिस्कस किया था। ये 4 टॉपिक हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से लेक्चर 1 देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 2 देख रहे हैं तो आप उससे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप लेक्चर 2 देखें। लेक्चर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो लैंग्वेज ऑफ जो जुडिशरी और लॉ है उसके बारे में, और स्पेशल जो डायरेक्टिव्स है वो डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्शंस ऑफ जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्शंस दी गई थी। फिर हिंदी भाषा का जो डेवलपमेंट था उस पर डिस्कस करेंगे। फिर कमेटी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, किस पे? ऑफिशियल लैंग्वेज पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो कुछ क्लासिकल लैंग्वेज है हमारी कंट्री के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हमारा जो चैप्टर 65 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 66 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, चाहे वो यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी, रेलवे, एनडीए, डिफेंस, एसएस, व्हाटएवर, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए आपको ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाएगा। एम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी है। आज हमारा, अगर हम वीडियो नंबर की बात करें तो 164 रहने वाला है। तो देखिए, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे जो लैंग्वेज है हमारी जुडिशरी के लिए और जो टेक्स्ट लॉ है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। देखिए, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? देखिए, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हर एक हाई कोर्ट की बात करते हैं तो उसके प्रोसीडिंग के लिए क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया जाएगा तब तक जब तक पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग में कोई कानून ना बना दे। फिर अगर हम अथॉरिटी की बात करते हैं, जो भी टेक्स्ट है, या हम बिल की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, जो भी ऑर्डिनेंस होते हैं, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशंस या बाय लॉ, जो सेंट्रल और स्टेट के द्वारा अगर बात करते हैं तो वो किस में यूज किया जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाएगा। यानी कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। तब तक किया जाएगा जब तक इसके रिगार्डिंग में जो पार्लियामेंट है क्या ना प्रोवाइड करा दे कोई अदरवाइज, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा, तब जब तक कोई लैंग्वेज के रिगार्डिंग में कानून अगर नहीं बनाया जाता है। फिर देखिए, गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके अलाउ कर सकता है हिंदी भाषा का यूज करने के लिए, या स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है, उसके रिगार्डिंग में, किसमें? हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में। प्रोसीडिंग मतलब सुनवाई के लिए, कार्रवाई के लिए। तो ये चीज गवर्नर के पास पावर दी गई है। फिर देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो कैन प्रिस्क्राइब जो भी लैंग्वेज है अदर देन इंग्लिश, या हम जो लैंग्वेजेस लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, मस्ट पब्लिश एंड इंग्लिश ट्रांसलेशंस। मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो कानून के लिए क्या है? इंग्लिश के अलावा वो अपने रीजनल लैंग्वेज का भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? अगर वो अपने रीजनल लैंग्वेज में अगर प्रिस्क्राइब करते हैं या कानून बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना होगा। हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ एक्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, एक्सेट्रा आपको देखने को मिलेगा। किसके लिए? जो भी अथॉरिटी अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत। मतलब अगर हम हिंदी ट्रांसलेशंस एक्ट की बात करें तो इसमें क्या है? हिंदी का अनुवाद राजभाषा अधिनियम 1963 का जो था एक्ट था उसके तहत क्या है? आधारित किया गया। ये आपको जुडिशरी एंड टैक्सेस रिगार्डिंग में क्या है? लैंग्वेज के रिगार्डिंग में लॉ देखने को मिलेगा। अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे इंग्लिश के बारे में यूज बात की थी, अब यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। यूज ऑफ हिंदी इन हाई कोर्ट। देखिए, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके, एडवाइस करके वो क्या कर सकता है? हिंदी को अथॉराइज्ड कर सकता है, मान्यता दे सकता है स्टेट की लैंग्वेज के लिए, किसी भी हाई कोर्ट की जजमेंट, डिग्रीज, ऑर्डर के लिए। तो ये बात की गई। लेकिन इसमें ये रहेगा कि उसको भी क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करना होगा। कुछ स्टेट ऐसे, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहां पे क्या किया जाता है? हिंदी का यूज किया जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट हैज नॉट प्रोवाइडेड फॉर द यूज ऑफ हिंदी इन द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर हम बात करें, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
सुप्रीम कोर्ट में हिंदी के प्रयोग का क्या है, प्रबंधन नहीं किया गया है। मतलब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने क्या कर रखा है, अभी हिंदी यूज के लिए कोई भी जो प्रोवाइडेड हिंदी यूज के जो प्रोवाइडेड वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं किया है। तो जो न्यायालय, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं तो विशेष रूप से किसका यूज किया जाता है, इंग्लिश का यूज किया जाता है। यानी कि जो भी पिटिशंस दी जाती है, अपील्स किया जाता है, वो मस्ट किस में किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है। 1971 में एक पिटिशन दायर किया गया था जिसमें हिंदी को लेकर के, हिंदी में बहस करने की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये सारे पॉइंट्स आप उसमें याद रखिएगा। फिर देखिए बात करते हैं जो ट्रांसलेशंस ऑफ सेंट्रल लॉ है, यानी कि जो केंद्र कानून का अनुवाद है। ट्रांसलेशंस का मतलब होता है जब हम एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, या किसी अदर लैंग्वेज में जब हम इसको ट्रांसलेशंस करते हैं। तो जैसे हम लोग कई बार गूगल का यूज करते हैं, गूगल ट्रांसलेशंस का यूज करते हैं, आज के टाइम पे हम AI टूल का यूज करते हैं। तो मतलब ट्रांसलेशंस का मतलब होता है जब एक भाषा को हम दूसरी भाषा में यूज करते हैं। देखिए अथॉराइज्ड ट्रांसलेशंस सेंट्रल लॉ एक्ट की बात करते हैं जो कि 1973 का था। उसमें स्पेसिफिक जो ट्रांसलेशंस रखी गई थी, किसमें रखी गई थी, रीजनल लैंग्वेज में रखी गई थी, जिसमें इंक्लूडिंग था हमारा हिंदी। और हिंदी को क्या रखा था, अथॉरिटी फॉर सेंट्रल लॉज के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसमें प्रेसिडेंट्स की अथॉरिटी मिल गई थी, यानी कि प्रेसिडेंट के आधारित। मतलब ये समझिए इन शॉर्ट कि 1973 में एक अथॉराइज्ड ट्रांसलेशन एक्ट आया था। तो इसमें क्या बात रखी गई थी, हिंदी को छोड़कर, मतलब हिंदी छोड़कर जितनी भी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसलेशंस किया जाएगा, और प्रेसिडेंट के अधिकार के तहत उसको क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। ये क्या जो सेंट्रल लॉ है उसके लिए क्या था, ये आधारित था। अब देखिए हम स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी कि एक जो विशेष जो निर्देश है। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है डायरेक्शन देना, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें जो अगर हम जो स्पेशल डायरेक्टिव्स आपको देखने को मिलेगा, वो किसको देखने को मिलेगा, जो लैंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज हैं, यानी कि जो भाषाई आधार पे जिनकी संख्या कम है हमारे देश में, तो उनके प्रोटेक्ट की बात हमारे संविधान के अंदर की गई है। और प्रमोट करने की बात की गई है किसको, हिंदी के डेवलपमेंट, हिंदी भाषा के विकास के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि जितने भी जो एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि जितने भी जो पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी भी शिकायत के लिए या निवारण के लिए वो क्या है, सेंट्रल या स्टेट के किसी भी ऑफिसर्स या अथॉरिटी के पास जाकर के क्या कर सकते हैं, या मतलब किसी भी ऑफिसर्स या जो अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल के हो या स्टेट में हो, उसमें उपयोग की जाने वाली किसी भी भाषा, जैसे कि भाषा जैसे भी मामला हो, या अगर हम रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं लैंग्वेज, यानी कि अगर हम प्रतिनिधित्व, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको प्रस्तुत करने का उनके पास क्या होगा, अधिकार है, ये उनके पास राइट होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी जो है, अगर हम ऑफिशियल लेवल की बात करते हैं, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कैन नॉट, उसको रिजेक्टेड नहीं किया जा सकता है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के ग्राउंड पर। दूसरा देखिए अगर बात करते हैं एवरी स्टेट, यानी कि जितने भी जो राज्य हैं या हम लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं स्टेट के अंदर, उसके अंदर प्रोवाइड कराया गया है फैसिलिटी किसके लिए, इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग, यानी कि जो मातृभाषा होती है माइनॉरिटीज के लिए, या माइनॉरिटीज जो ग्रुप है उनसे रिलेटेड जितने भी जो संबंधित जो बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी उसको किस में दी जाएगी, मदर टंग में, राज्य मातृभाषा में शिक्षा देने की जो पर्याप्त सुविधा उसमें क्या है, प्रोवाइडेड कराई गई है। राष्ट्रपति इस योजना, अगर हम प्रेसिडेंट के अगर हम बात करते हैं, ये जो प्रेसिडेंट है कैन इशू नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर दिस पर्पस, यानी कि राष्ट्रपति इस परियोजना हेतु क्या है, जो भी स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं उसको जारी कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते हैं प्रेसिडेंट को, अगर मतलब ये समझिए कि जो प्रेसिडेंट है वो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या प्रोवाइड कराया गया, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराने की बात रखी गई, यानी कि उनको सुरक्षा उपयोग से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए जो लैंग्वेज माइनॉरिटीज के लिए क्या है, एक स्पेशल यानी कि एक स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करने की बात उसमें कही गई कि वो स्पेशल अगर ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फिर उसके उसे जो उस रिपोर्ट को क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति के पास सबमिट करेंगे, राष्ट्रपति के सामने उनको पेश किया जाएगा, और उसके संबंधित जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बाद उसको क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेफर कर दिया जाएगा, यानी कि उसको
स्टेट्स सरकार के पास भेज दिया जाएगा। देखिए डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज करता है ड्यूटी अपॉन द सेंटर जो कि प्रमोट करे और स्प्रेड करे डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज को, यानी कि संविधान हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल पर क्या है ये कर्तव्य लगाता है ताकि वह भारत के संग्राम संस्कृति की भाषा बन सके। अब देखिए बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं 2019 में अगर हम 8 शेड्यूल की बात करते हैं हमारे संविधान में, तो उसमें जो स्पेसिफिक कितने लैंग्वेज देखने को मिलेगा, 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पिछला डिस्कस किया था, वो 22 लैंग्वेज आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, जैसे मैं देखिए 22 लैंग्वेज में कौन कौन सा देखने को मिले, जैसे आसामीज, बंगाली, बूडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, यानी कि कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, उर्दू, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये आपको 22 लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा हमारे 8 शेड्यूल के अंदर में। 8 शेड्यूल के अंदर में। फिर देखिए कुछ अमेंडमेंट करने के बाद क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और भाषाएं जोड़े गए थे, जैसे हम 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1967 में किया गया था, इसमें जो भाषाएं जोड़े गए थे वो कौन कौन से जोड़े गए, कौन कौन से भाषा इसमें ऐड किए गए थे, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा सिंधी इसमें क्या है ऐड किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली की बात करते तो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था उसमें ऐड किया गया था। 2003 में जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किया गया था। तो आज के टाइम पे हमें 22 लैंग्वेज देखने को मिलता है 8वें शेड्यूल में, और ओरिजिनली कितना लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज हमारे 8वें शेड्यूल में था। अगर हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं आर 2 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द अबव रीजनल लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल, मतलब कि संविधान प्रावधान के संदर्भ में जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें उपयोग जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसको भी निर्देशित करके पीछे 2 कारण थे। पहला कारण क्या था, द मेंबर ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर टू बी अ गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, मतलब कि इन भाषाओं के सदस्यों को राज्य भाषा उपयोग के प्रतिनिधि में दिया जाना है, और दूसरा कि इन भाषाओं के रूप में जो शैली और जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, उसका उपयोग हिंदी भाषा के संदर्भ के लिए किया जाना है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए बात करते हैं कमेटी जो अपॉइंटमेंट किए गए थे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। सबसे पहले अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इस्टेब्लिश जो किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज अंडर एक्ट 1963 के तहत किया गया था, जिसमें रिव्यू करेगा कि प्रोसेस ऑफ जो हिंदी लैंग्वेजेस है उसकी जो यूजेस है किसके लिए, यूनियन ऑफिशियल पर्पस के लिए। अगर हम कंपोजिशंस की बात करते हैं तो इसमें 30 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे, और जो मेंबर होंगे वो इलेक्टेड मेंबर होंगे थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस, मतलब जिसका है कि सिंगल यानी कि ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। फिर देखिए अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो वो रिव्यू करेंगे जो भी प्रोसेस है हिंदी यूजेस फॉर जो ऑफिशियल पर्पस के लिए, और वो एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को विथ रिकमेंडेशंस के साथ, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को क्या करेगा, पार्लियामेंट के अंदर वो पेश करेगा, और उसके बाद सभी स्टेट में उसको ट्रांसफर यानी कि सभी स्टेट के पास उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस, यानी कि फिर प्रेसिडेंट इसके रिगार्डिंग में क्या कर सकता है, डायरेक्शंस इशू कर सकता है बेस्ड ऑन द जो भी रिपोर्ट है किसको, स्टेट गवर्नमेंट व्यूज के अकॉर्डिंग। फिर चेयरमैनशिप की बात करते हैं तो चेयरमैन इलेक्टेड होंगे कमेटीज मेंबर के, वो टिपिकली किसके, यूनियन होम मिनिस्टर सर्व्स एज अ चेयरपर्सन, यानी कि जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो एक तरीके से चेयरपर्सन के रूप में क्या करेंगे, काम करेंगे, एक तरीके से इलेक्टेड होंगे। फिर देखिए बात करते हैं एक्टिविटीज की, यानी कि जो गतिविधियां हुई थी। इंस्पेक्ट जो अगर हम इंस्पेक्ट जनरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं, इनकरेज मैक्सिमम हिंदी यूजेस, यानी कि ज्यादा से वो इनकरेज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, हिंदी लैंग्वेज को यूज किया जा सके। फिर सेटअप करेंगे सब कमेटीज किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए, जांच के लिए वो एक सब कमेटी बिठाएंगे, यानी कि उसको सेटअप करेंगे, बनाएंगे। इंटेंटिव्स एमिटिव्स पर्संस फॉर द ऑरल एविडेंस, मतलब जो मौखिक साक्ष्य यानी कि जो ऑरल एविडेंस है के लिए जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको आमंत्रित में इनवाइट किया जाएगा। फिर देखिए रिव्यू जो भी हिंदी यूजेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस उस पर प्रकाशित किया जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बेस पे आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर क्या किया जाएगा, लाइटिंग की जाएगी, उसको प्रकाशित किया जाएगा, फोकस किया जाएगा।
रिपोर्ट सबमिशंस की बात करते हैं, यानी कि कमेटी के द्वारा जो भी डेडिकेटेड प्रेजेंट रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट उस पर क्या करेगा, जो फोकस करेगा जो भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट है, किसके लिए, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के लिए। सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे, वो हेड होगा कमेटी सेक्रेटेरिएट और असिस्ट करेगा अपने ऑफिस को, किसके द्वारा, अपने ऑफिसर्स के द्वारा। सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, वो सब ऑर्डिनेट ऑफिस होगा डिपार्टमेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो किसके अंडर में रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में रहेगा। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करते हैं, जो कि एक लास्ट टॉपिक है। क्लासिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो क्रिएट करेंगे कुछ न्यू कैटेगरीज लैंग्वेज की, जिसको क्या कहा गया, क्लासिकल लैंग्वेज कहा गया। और 2006 में अगर बात करते हैं, कुछ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का क्या है, दर्जा दे दिया गया। जैसे 2019 में बात करते हैं तो आज हमारे देश के अंदर 6 क्लासिकल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला आपको देखने को मिलेगा तमिल, फिर दूसरा देखने को मिलेगा तेलुगु, तीसरा देखने को मिलेगा संस्कृत, चौथा देखने को मिलेगा कन्नड़, पांचवा देखने को मिलेगा मलयालम, और छठा देखने को मिलेगा उड़िया। ये आपको 6 क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा आज के टाइम पे जो हमारे देश के अंदर में है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर 65 कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम चैप्टर 66 डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है, सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।